दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AL बिग स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त किसके प्रकार हैं? तो दोस्तों ये स्वर के प्रकार हैं। ये किसके प्रकार हैं? स्वर के प्रकार हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या जो है दोस्तों 4 होती है और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, यानी टोटल मिलाकर स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उपरोक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। कई सप्ताह से वर्षा होती जा रही है, अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो चिन्ह का प्रयोग होगा विराम चिन्ह का, वो अर्धविराम का प्रयोग होगा। किस चिन्ह का होगा? अर्धविराम का चिन्ह का प्रयोग होगा। यहाँ पर इस तरह से अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अर्धविराम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है? वर्तनी तो कौतूहल जो है दोस्तों इस तरह से लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, एकदम सही वर्तनी जो होगी एकदम सी होगी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है दोस्तों। फैलाव भाववाचक संज्ञा है, प्रयोग भाववाचक संज्ञा है, परिष्कार भाववाचक संज्ञा है, लेकिन बूढ़ा जो है दोस्तों ये जातिवाचक संज्ञा है। ये कैसी संज्ञा है? ये जातिवाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। यह भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, क्योंकि ये कौन सी संज्ञा है? बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, कच्छा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? तो दोस्तों ये कच्छा शब्द जो है ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये पूरे ग्रुप का बोध कराती है, पूरे समूह का बोध कराती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? निजवाचक जो सर्वनाम खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। निज, आप, खुद। लेकिन हम की बात करें, हम जो है दोस्तों ये पुरुषवाचक सर्वनाम है और ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। ये कौन से पुरुष के अंतर्गत आता है? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है, क्योंकि पुरुषवाचक भी 3 तरह का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। हम और मैं जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो यह हम जो है वो निजवाचक सर्वनाम नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण क्या बनेगा? ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण जो बनेगा वो आर्ष बनेगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इसमें विशेषण पहचानना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक जो है वो गणनावाचक विशेषण है। ये कैसा विशेषण है? गणनावाचक विशेषण है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? बालक खिलौना पाकर हंसता है, ये नहीं है। बालिका निबंध लिख रही है, मंदाकिनी सोती है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। सकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिसमें कर्म मौजूद हो। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बालिका। यहाँ पर हम करें कि बालिका क्या लिख रही है, क्योंकि क्रिया से पहले क्या शब्द का प्रयोग करें। तो बालिका क्या लिख रही है, हमें प्रश्न मिलेगा निबंध। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया है? यहाँ पर सकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या का क्या मिल रहा है? जवाब मिल रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न देखते हैं, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? दोस्तों जागना का मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक जो है वो हो जाएगा आपका जगाना, क्योंकि उसमें क्रिया में बाना लगता है और आना प्रथम में लगता है। तो यहाँ पर जगाना हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रथम प्रेरणार्थक पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कुछ देख लेते हैं दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया और प्रथम और द्वितीय के उदाहरणों को। यहाँ पर जो मूल क्रिया है करना, इसमें आना प्रत्यय लगाकर कराना बन जाएगा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया की बात करें तो, और हमें द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनानी है तो इसमें बाना प्रत्यय लगा देंगे, करवाना। दौड़ना का दौड़ाना, दौड़वाना। जागना का हो जाएगा दोस्तों जगाना, और इसका द्वितीय बनाए तो जगवाना हो जाएगा। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाए तो क्या हो जाएगा? जगवाना। ऐसे ही हम यहाँ की बात करें, सोना जो है इसका सुलाना हो जाएगा और सुलवाना हो जाएगा द्वितीय में।
पढ़ना का पढ़ाना और पढ़वाना। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रथम होता है उसमें आना प्रत्यय लगता है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होता है उसमें बाना प्रत्यय लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ शब्द कौन सा रूप है? तो यहाँ पर दोस्तों हम कह रहे हैं कि पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही हैं, तो बिक रही हैं तो क्रिया है, लेकिन कैसे बिक रही हैं? धड़ाधड़ तो क्रिया की विशेषता को बताया जा रहा है, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ये धड़ाधड़ शब्द क्या बता रहा है? क्रिया की विशेषता को बताने का काम कर रहा है, तो ये धड़ाधड़ शब्द जो है वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? सभी शब्द पुल्लिंग हैं, तो हमें सभी शब्द पुल्लिंग देखने हैं। कौन से विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? हीरा मोती इसमें तो है नहीं, कौआ, खरगोश और मंडल, इन तीनों जो शब्द हैं ये पुल्लिंग शब्द हैं। तीनों के तीनों शब्द कैसे हैं? पुल्लिंग हैं, कौआ, खरगोश और मंडल। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? दोस्तों यहाँ की बात करें तो व्याख्या शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। कार्य, कथन और उद्यम ये पुल्लिंग शब्द हैं। तो यहाँ पर हमसे स्त्रीलिंग शब्द पूछा था, तो कितने हो जाएंगे? एक हो जाएगा, क्योंकि व्याख्या होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? एक जो शब्द है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में बहुवचन की दृष्टि से असंगत युग्म है। बहुवचन की दृष्टि से असंगत युग्म, पत्ता का पत्ते ठीक है, टोली का टोलियाँ ठीक है, चूजा का चूजे ठीक है, लेकिन मधुमक्खी का मधुमक्खियों नहीं होता, मधुमक्खियाँ होता है। क्या होता है? मधुमक्खियाँ होता है। तो इसका मधुमक्खियों ना होकर क्या होगा? मधुमक्खियाँ। तो इसका जो असंगत है वो क्या हो जाएगा? सी जो है वो एकदम असंगत है। अगला प्रश्न देखते हैं। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए। तो यहाँ पर दोस्तों के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, और के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग जो होता है वो संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। कौन से कारक के अंतर्गत आता है? संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? हमें यहाँ पर तत्सम शब्द बताना है। तो कुक्कर शब्द जो है दोस्तों, कुक्कर शब्द जो है वो तत्सम शब्द है, क्योंकि इसका तद्भव जो होता है वो कुत्ता होता है। इसका तद्भव क्या होता है दोस्तों? इसका तद्भव जो होता है वो कुत्ता होता है। तो कुक्कर शब्द क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कुछ तद्भव व तत्सम महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि आभीर का अहीर होता है, अनार्य का तद्भव जो होता है वो अनाड़ी होता है, आश्चर्य का अचरज होता है, अग्नि का तद्भव की बात करें तो आग होगा, आम्रचूड़ का क्या होगा? अमचूर होगा, अच्छी एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव जो होता है वो आँख होता है, हस्त का हाथ होता है, असीति का अस्सी होता है, उर्दतन का क्या होगा? उबटन होगा, और कर्तव्य का क्या होगा? कर्तव्य होगा। कर्म तत्सम शब्द है, इसका काम होता है, क्षीर का खीर होता है, गर्दभ का क्या होगा दोस्तों? गधा होता है, छिद्र का छेद होगा, और दधीदी का क्या होगा? दही होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव शब्द थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो दोस्तों इसमें तो अप उपसर्ग है, इसमें प्रा उपसर्ग है, इसमें परा उपसर्ग है, लेकिन ओढ़ना की बात करें तो ओढ़ना शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों मूल शब्द इसमें नशा है और इसमें इला प्रत्यय लगाकर नशीला शब्द बनाया है, तो इला प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यय जो है वो बाद में लगते हैं। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो सांझ का तो दोस्तों भोर होता है, सांझ का विलोम जो होता है वो क्या होता है? भोर होता है। शुष्क का क्या होता है? शुष्क का आर्द्र होता है। शुष्क का विलोम क्या होता है दोस्तों? शुष्क का आर्द्र होता है। और प्रसन्न का अप्रसन्न होता है। कृपण का विलोम जो होता है वो दाता होता है, जो एकदम सही है। प्रसन्न का अप्रसन्न होता है, ये एकदम गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन सही विकल्प जो है वो एकदम बी हो जाएगा। कृपण का जो विलोम होता है वो क्या होता है? दाता होता है। बर्बर का विलोम शब्द कौन सा है? बर्बर का विलोम शब्द जो होता है दोस्तों सभ्य होता है। बर्बर का विलोम क्या होता है? बर्बर का विलोम सभ्य होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? पहाड़ का पर्यायवाची अचल होता है, गिरी होता है, आद्री होता है, लेकिन अचला जो है वो पृथ्वी का होता है। अचला किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों? अचला जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, तो ये पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है।
डोरे डालना का अर्थ क्या है? तो दोस्तों डोरे डालना का अर्थ होता है प्रेम में फंसाना, प्रेम में फंसाना। जो स्त्री प्रिय बोलती है वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो जो स्त्री प्रिय बोलती है उसे प्रियवदा कहते हैं, प्रियवदा कहते हैं उसे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द, तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा युयुत्सु। युयुत्सु क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहिर्मुखी का हमें संधि विच्छेद करना है, तो बहिर्मुखी का सही संधि विच्छेद होता है बहिर्धनमुखी होता है, क्योंकि इसमें विसर्ग संधि होती है। इसमें कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समास का सही प्रकार नहीं है? पंचवटी, क्योंकि प्रथम पद क्या है? संख्यावाची है। द्विगु समास एकदम ठीक है। विद्या भंडार तत्पुरुष समास ठीक है, क्योंकि विद्या के लिए भंडार होता है। पर्णकुटी, पर्णकुटी का जो समास विग्रह होता है वो होता है पत्तों की कुटिया। यहाँ द्वंद्व समास ना होकर यहाँ पर होगा दोस्तों तत्पुरुष समास। यथानियम अभ्यभावी समास, क्योंकि प्रथम पद अव्यय है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गलत है वो क्या हो जाएगा? पर्णकुटी जो है इसका समास विग्रह करने पर जो बनेगा वो बनेगा तत्पुरुष समास, तो ये एकदम गलत है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंद में हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? दोस्तों यह इच्छावाचक वाक्य है। ये कैसा है? इच्छावाचक वाक्य है। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है, उस शुद्ध वाक्य को देखना है। तो इसमें दोस्तों शुद्ध वाक्य हो जाएगा कृपया एक गिलास पानी दीजिए। कृपया एक गिलास पानी दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की डैश डैश हुई थी। यहाँ पर हमें खाली स्थान में सही विकल्प का चयन करना है। तो ये क्या हुई थी? हत्या हुई थी। क्या हुई थी? महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है? तो यहाँ पर दोस्तों संयोग श्रृंगार होता है। यहाँ पर कौन सा रस की दृष्टि से होता है? संयोग श्रृंगार। अगला है, छप्पे में होते हैं। तो दोस्तों छप्पे में 6 चरण होते हैं। छप्पे में कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं, जिसमें से 4 तो रौला के होते हैं। 4 चरण किसके होते हैं? रौला के। और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। तो इस प्रकार से कितने चरण होते हैं छप्पे में? 6 चरण होते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे नदियां परी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार? राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो दोस्तों राणा इस बात को सोच ही रहे थे, तब तक चेतक ने नदियां को पार कर दिया, जो असंभव बात है। तो इसीलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें अतिशयोक्ति अलंकार होगा, क्योंकि अतिशयोक्ति अलंकार में शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। शक्ति को क्या दिखाया था? किसी व्यक्ति या वस्तु की शक्ति को क्या दिखाया जाता है? बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है अतिशयोक्ति अलंकार में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। थपड़ी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो थपड़ी बजाना का होता है उपहास करना। उपहास करना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, अधजल गगरी छलकत जाए, इस मुहावरे के लिए वाक्य बताइए। तो अधजल गगरी छलकत जाए इसका अर्थ होता है कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। अगला प्रश्न है, कुकुरमुत्ता के कवि कौन हैं? तो दोस्तों कुकुरमुत्ता एक कविता है और इसके लेखक जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। अगला प्रश्न है, ठलुआ क्लब रचना किसकी है? तो ये बाबू गुलाब राय की है। ये बाबू गुलाब राय की रचना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास के संबंध में शोध करते हुए अधिकांश शोधकर्ताओं ने आज की हिंदी के प्रारंभिक रूप को पुरानी हिंदी या अवहट के नाम से भी अभिहित किया है। इस अवहट के उद्भव का सही क्रम क्या है? तो इस अवहट के उद्भव का सही क्रम जो हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले हम कह सकते हैं सबसे प्राचीनतम भाषा जो संस्कृत, संस्कृत के बाद में पाली, पाली के बाद में प्राकृत, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद में अवहट, अवहट के बाद में क्या आई थी? हिंदी आई थी। तो इसका सही क्रम जो है वो एकदम डी ऑप्शन वाला एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के डैश डैश में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। कौन से अनुच्छेद में? तो हमें दोस्तों जो अनुच्छेद है वो है आपका अनुच्छेद 343 का काया फर्स्ट। 343 का काया फर्स्ट एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
मैथिली किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? तो दोस्तों मैथिली जो है वो बिहार राज्य में बोली जाती है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।